तो दोस्तों आज की मूवी में कोई भी इंट्रो नहीं रखा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए, जो कि इस मूवी का नाम है आउटसाइड। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत फिलीपींस से होती है, जहाँ पर कि पूरे देश में ज़ॉम्बीज़ वायरस फैल चुका है, जो कि सारे लोग इस वायरस का शिकार बन चुके हैं। जो कि भाग्य से एक फ्रांसीसी आदमी अपनी फैमिली को इन्फेक्टेड लोगों से बचा रहा है। फ्रांसिस अपनी पत्नी एरिस के साथ, जो कि उसके 2 बेटे भी थे, जिसका नाम जोस और एक का नाम लुक होता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने गांव जा रहा होता है। और ये लोग सोचते हैं कि पूरे शहर में तो वायरस फैल चुका है, हम इसलिए अपने गांव में आ गए हैं, जो कि हमारे गांव तक यह वायरस ना आ सके। और ये लोग अपने आप को इन्फेक्टेड लोगों से बचाने चाहते हैं, ये उनकी सोच होती है। और इस गांव में फ्रांसिस के माता पिता भी रहते हैं। तो जैसे ही फ्रांसिस अपने पिता के रूम में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता के पेट पर उसी के पिता की बॉडी पड़ी थी, जिन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वो खुद भी ज़ॉम्बीज़ वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। ज़ॉम्बीज़ बनने से अच्छा है कि खुद को गोली मारना अच्छा होगा। और फ्रांसिस यह देखकर सोचता है कि मैं क्या सोच कर गाँव आया था और यह क्या हो गया। और इसलिए फ्रांसिस समझ जाता है कि ये गांव भी सुरक्षित नहीं है, और इसलिए वो अपने पिता की गन भी ले लेता है। तभी फ्रांसिस को कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, और जैसे ही वो बाहर आकर देखता है तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कमरे के बाहर उसकी माँ खड़ी थी, जिनका आधा शरीर कटा हुआ है, फिर भी वो जिंदा हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। इसलिए वो फ्रांसिस की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हैं, ताकि वो फ्रांसिस को काट कर अपनी तरह ज़ॉम्बीज़ बना सकें। लेकिन फ्रांसिस बेचारा ये तो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रख कर अपनी माँ को शूट करके उसे वहीं पर मार डालता है। इसलिए वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी करता है, ताकि उसके माता पिता को शांति मिल सके। और फ्रांसिस अपनी फैमिली को समझाता है कि हम सब यहीं पर रहेंगे, देखो यहाँ पर खेत भी हैं, जिस वजह से हमें अनाज भी मिल जाएगा, और यहाँ पर हैंड पंप भी है, जिस वजह से हमारे लिए पानी का इंतजाम भी हो जाएगा। और ये सब फ्रांसिस की बात मान भी लेते हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि एरिस और फ्रांसिस इस बात से खुश नहीं हैं, और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इन दोनों में आपस में कोई झगड़ा भी हो। और ये सब लोग स्टोर रूम में जाने का इंतजाम भी करते हैं, ताकि कुछ ज़रूरत का सामान मिल सके। अब जैसे ही ये इस स्टोर रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है, जिसने ज़ॉम्बीज़ों से बचकर अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया था। और वहाँ पर कुछ चिकन्स भी होते हैं, जो कि पिंजरे में कैद थे। और यह देखकर फ्रांसिस अपने बेटे जोस से कहता है कि जल्दी से तुम उस आदमी के पास जाओ और उसकी जेब में से चाबी निकाल कर उन चिकन को आज़ाद कर कर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन जोस कुछ ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए फ्रांसिस कहता है कि बेटा यह समय डरने का नहीं है। और फ्रांसिस ये भी कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारी ट्रेनिंग है। इसलिए फ्रांसिस अपने बेटे से कहता है कि अचानक से अगर तुम्हारे पास ज़ॉम्बीज़ आ गए, तुम उनसे बिना डरे लड़ तो लोगे। और जोस उसके पास जाता है और उसे चाबी लेने की कोशिश करता है। और जोस इतना ज़्यादा घबराया होता है कि वो लाश उस रस्सी से उतर कर जोस के ऊपर गिर जाती है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे जोस की सांस अटक गई हो। और जैसे ही जोस उस हैंडपंप पर जाता है और अपने शरीर पर लगे हुए खून को साफ करने लगता है। और जोस के जाने के बाद एरिस फ्रांसिस से कहती है कि तुम जोस को ये सब क्यों सिखा रहे हो। और फ्रांसिस कहता है कि हमें यहाँ पर रहना तो ये सब सीखना पड़ेगा, यह बच्चा थोड़ी ना है। और इसके साथ साथ हम दोस्तों यह भी देख पाते हैं कि फ्रांसिस जोस से ज़्यादा लुक से प्यार करता है, लेकिन जोस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ऐसा क्या है जो कि अपने बच्चों में भेदभाव कर रहा है, इस मूवी के चलते ही ऐसे हमें पता चल जाएगा। तभी रात को फ्रांसिस और एरिस सारे कामों को चेक करने लगते हैं। और जैसे ही फ्रांसिस उस बेसमेंट में आता है तो उसे अचानक से घबराहट होने लगती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे मारने लगते थे, क्योंकि इसके पिता इस बेसमेंट में इसे कैद कर कर रखे थे, क्योंकि इसे पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं। और ये सभी खाना खाने के लिए बेंच पर बैठ जाते हैं। और जोस खाना खाते समय बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे पास मैसेज किया है कि वो पास वाले बने हुए पहाड़ पर अपने कैंप में वहाँ पर जा रही है, जो कि वहाँ पर बिना इन्फेक्टेड वाले लोग रहते हैं, इसलिए हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। इसलिए फ्रांसिस जोस की बात सुनकर कहता है कि हम में से वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ठीक से खाने पीने की चीज़ें भी नहीं हैं। इसलिए फ्रांसिस ये भी कहता है कि हमारे पास भगवान की दुआ से सब कुछ है खाने पीने के लिए, जो कि यहाँ पर भरपूर है, और तुम इससे आगे कुछ भी नहीं बोलोगे,
हम यहीं पर रहेंगे, बस यह मेरा फैसला है। और एरिस को फ्रांसिस की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो भी यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। और जैसे ही फ्रांसिस रात को सो रहा होता है तो उसके सपने में उसके पिता के डरावने सपने आते हैं, जो कि उसे सपने में भी टॉर्चर किया करते हैं। और वो भी इस चीज़ से घबरा कर डिसाइड कर लेता है कि यहाँ पर नहीं रहेंगे, जो कि यहाँ से हट कर कहीं और रह लेंगे। जो कि बचपन की डरावनी यादें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और अगले दिन ये सभी उस कैंप के लिए अपनी टैक्सी से निकल जाते हैं। और जैसे ही एक ब्रिज पर पहुंचते हैं तो उन्हें दूर से दिखाई देता है कि वहां पर बैरिकेड लगा हुआ है। और उस बैरिकेड को यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रास्ता बंद किया हो। और जैसे ही एरिस उस बैरिकेड को हटाने लगती है तो उसके पास एक ज़ॉम्बीस आता है, जो कि उसको ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रांसिस अपनी बंदूक निकालता है और उस ज़ॉम्बीस के ऊपर शूट करने लगता है। जैसे ही फ्रांसिस उस ज़ॉम्बीस के ऊपर शूट करता है तो फ्रांसिस की बंदूक की आवाज़ सुनकर जो कि ये सभी ज़ॉम्बीस इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी वो एक ग्रेनेड को फेंक कर उन सभी ज़ॉम्बीस को विस्फोट कर देता है। पर इनकी वैन भी ख़राब हो गई है, जिस वजह से इनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन इनके पास दूसरा जरिया भी नहीं है गाँव से बाहर जाने का। लेकिन ये सभी फिर से मजबूरन अपने गाँव में आ जाते हैं। और अगली सुबह फ्रांसिस अपनी बहन के पास आकर उस बहन को ठीक करने लगता है। और इसलिए वो घर पर किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसने मन बना लिया था कि वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीस हैं। क्योंकि ज़ॉम्बीस से ज़्यादा तो उसे उसके सपने डराएंगे। इसीलिए वो इसी घर में रहने का फैसला करता है। जो कि वो उस घर की लाइटें ठीक करके अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसके बाद फ्रांसिस के दोनों बेटे एक एल्बम को देखने लगते हैं, जिसमें फ्रांसिस के भाई की एक फ़ोटो भी होती है, जिसे देखकर लुक जो से कहता है कि तुमने एक बात नोटिस की, तुम सिर्फ पापा के भाई की तरह दिखते हो, ना कि पापा की तरह। और जोश यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। और यह बात सुनकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके पिता उससे इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों रहते हैं, कि मैं उनका बेटा हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो उनके भाई का बेटा हूँ। क्योंकि उसके भाई का उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध था, जिस वजह से उसमें जोश पैदा हुआ। लेकिन फ्रांसिस ने फिर भी उसे माफ़ कर दिया, जिस वजह से उसने अपने दोनों बेटों को पाला और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। यह जोश पर सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन जोश को उसे तकलीफ देने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि फ्रांसिस अपने आप को भी समझाता है कि जोश को उसे पिता की ज़रूरत है। और इस तरह से वो खुद को समझा रहा होता है। और इसी बात को लेकर फ्रांसिस और एरिस दोनों आपस में गुस्सों को लेकर एक दूसरे से बात भी नहीं करते, क्योंकि एरिस के गलत संबंध थे। और जैसे ही फ्रांसिस उस घर के बाहर होता है तो उसे एक कुत्ता काट लेता है। और जैसे ही फ्रांसिस उस घर के अंदर जाता है और एरिस उसके हाथ पर मरहम पट्टी करने लगती है, तभी एरिस कहती है कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तभी फ्रांसिस कहता है कि उस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ था, क्योंकि वो पालतू कुत्ता है, जिस वजह से उसके अंदर तो रेबीज नहीं हो सकता। तभी फ्रांसिस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी जोश वहाँ पर आता है और फ्रांसिस कहता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, जिस वजह से मैं अपनी फैमिली के लिए काम भी आ सकूँ। तभी फ्रांसिस कहता है कि बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम अभी बड़े नहीं हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या हमें बचाने के लिए तुम किसी की जान ले लोगे? जिस वजह से फ्रांसिस जोश के हाथ में एक गन दे देता है। कहता है कि ठीक से सामने निशाना लगाओ। लेकिन जोश तो कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था और फ्रांसिस उसे और भी ज़्यादा डरा रहा था, ताकि उसका डर भी ख़त्म हो जाए। तभी वहाँ पर एलिस और लूक आ जाते हैं। तभी एलिस कहती है कि फ्रांसिस ये तुम क्या कर रहे हो, देखो ये कितना डरा हुआ है। तभी गोली की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद फ्रांसिस और उसकी सारी फैमिली उस घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुँच चुके थे। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उस घर में घुसने की कोशिश तो करते हैं। तभी उन ज़ॉम्बीज़ के पीछे से एक बड़ी गाड़ी आती है, जो कि वो उस बड़ी गाड़ी की लाइटें देखकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। और उस गाड़ी में बैठा हुआ बंदा हॉर्न बजाकर उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने लगता है, जिस वजह से उस गाड़ी में बैठा हुआ बंदा उस गाड़ी को कहीं और लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, जिसके कारण उस फैमिली की जान बच जाती है। लेकिन क्या पता है, फ्रांसिस उस गाड़ी को जानता है कि ये गाड़ी किसकी है। तो दोस्तों वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई डेविड की होती है। दोस्तों ये भाई डेविड है जो कि एरिस के साथ गलत संबंध बनाए थे, जिसके कारण उसका बेटा जोश पैदा हुआ, जिस वजह से फ्रांसिस अगले दिन डेविड से मिलने के लिए जाता है। और डेविड कहता है कि भाई देख, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर मम्मी पापा ठीक हैं या फिर नहीं। और फ्रांसिस कहता है कि वो दोनों कब के यहाँ पर मारे जा चुके हैं,
लेकिन तू यहाँ पर क्या करने आया है? चल अभी यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे गोली मारकर यहीं पर शूट कर दूंगा। इसलिए डेविड कहता है कि भाई मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया हूँ। और डेविड कहता है कि मेरे पास एक मैप है, जिस वजह से उस पहाड़ी के पार एक कैंपर लगा हुआ है। अगर तुम अपनी जान बचानी है तो वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और इतना कहने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से फ्रांसिस डेविड की कोई भी मदद नहीं चाहता था, जिसके कारण वो उस मैप को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी हिम्मत काम नहीं करती और सोचता है क्या पता मुसीबत के काम यह मैप काम में आ जाए, जिसकी वजह से वो उस मैप को अपने पास रख लेता है। और इसके बाद वो अपने घर पर आता है और सारी खिड़कियों पर लकड़ियाँ लगाने लगता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके। तभी खेलते खेलते लुक उस बेसमेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसकी नज़र एक बूढ़े ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जो कि उसी बेसमेंट के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन लुक तो यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से एरिस आ जाती है और वहाँ पर आकर लुक को संभालती है। और एरिस कहती है कि यह ज़ॉम्बीज़ तो काफ़ी बूढ़ा भी है और काफ़ी कमज़ोर भी, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी यह बात फ्रांसिस सुन लेता है और वो इसके बाद उस बूढ़े ज़ॉम्बीज़ के पास जाता है और उसका शरीर उसके धड़ से अलग कर देता है। और जैसे ही फ्रांसिस नहाकर बाहर निकलता है तो जोश की नज़र उस मैप के ऊपर पड़ जाती है, जो कि उसे डेविड ने दिया था। और जैसे ही जोश कुछ कर पाता तो फ्रांसिस उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और वह क्रिसमस ट्री को सजाकर अपनी फैमिली से कहता है कि चलो आज हम क्रिसमस से बनाएंगे। तो ये फ्रांसिस कहता है कि सुनो, आज मैंने कहा है ना क्रिसमस है, तो आज क्रिसमस डे ही बनेगा। और दोस्तों यह जैसा बोलता है तो हमें लगता है कि उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और डिनर करते हुए जोश एरिस को उस मैप के बारे में सब कुछ बता देता है और एरिस यह बात सुनकर चौंक जाती है और वो इसीलिए फ्रांसिस से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई मैप है, जिस वजह से एरिस की बात सुनकर फ्रांसिस कहता है कि मेरे पास तो कोई भी मैप नहीं है। इसलिए फ्रांसिस अपने बच्चों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है, जो कि उसे अपने आशिक डेविड से जो मिलना है, नहीं तो ये तो कब की तुम्हें छोड़कर चली जाती, लेकिन वायरस की वजह से यह तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। और यह बात सुनकर दोनों बच्चे कहते हैं यह बात ठीक है जो डाइट बोल रहे हैं। और एरिस कहती है कि हाँ बेटा यह बात सच है, और कहती है कि हाँ सिर्फ मैं डेविड के पास जाना चाहती थी। और फ्रांसिस उस मैप को बाहर निकालता है और उस मैप को जलाने लगता है और कहता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और यहाँ पर सबको रहना पड़ेगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। और लकड़ी की मदद से यह मेन गेट को ही बंद कर देता है ताकि कोई भी बाहर नहीं जा पाए। तो ये फ्रांसिस कहता है कि मैंने गेट के बाहर एक खतरनाक ज़ॉम्बीज़ को देखा है, जो कि इसीलिए दरवाज़ा बंद रहेगा। और जो उस गुस्से में आकर कहता है कि बाहर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो और आप हमें बंद करना चाहते हो, बस कुछ नहीं। और फ्रांसिस के दिमाग का संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। और फ्रांसिस गुस्से में आगे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बर्ताव करने की, तू सिर्फ मेरी नाजायज़ औलाद है, तेरा बोलने का कोई भी हक नहीं है हमारे बीच में। तभी दोस्तों उस दरवाजे पर एक घायल सिपाही दस्तक देता है। तभी फ्रांसिस कहता है कि चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन वो सिपाही इन्फेक्टेड नहीं होता और जो जल्दी से जाता है उस दरवाजे को खोलकर उस सिपाही को अंदर ले लेता है। और सिपाही कहता है कि मैं पहाड़ी के बने कैंप पर वहाँ पर था जहाँ पर कि आज ज़ॉम्बीज़ का हमला हो गया है, जिस वजह से कहता है कि पूरा कैंप बर्बाद हो गया। तभी उस डेविड नाम के आदमी ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया और कहता है कि तुम वहाँ पर रह सकते हो, और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। अब क्या पता वो यहाँ पर ठीक होगा भी या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो वहाँ से बच निकला था, जिस वजह से डेविड को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। और दोस्तों यह बात सुनकर एरिस बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है और कहती है कि डेविड भी इस दुनिया में नहीं रहा, और एरिस यहाँ पर रहने के लिए उसे परमिशन भी दे देती है। तभी फ्रांसिस कहता है कि तुम यहाँ पर रह तो सकते हो, लेकिन सिर्फ बेसमेंट में, ताकि हमारे परिवार से दूर रहो। और सिपाही फ्रांसिस की बात सुनकर कहता है कि ठीक है मैं बेसमेंट में ही रहूँगा। और जैसे ही रात होती है तो जोश एरिस के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि फ्रांसिस मेरे असली पिता नहीं हैं और इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो बाकी जनों को अपनी फैमिली मानता हूँ। और कहता है कि मुझे बाहर ज़रूर पता होगा कि ऐसी जगह तो ज़रूर होगी जिस वजह से हम वहाँ पर रह सकते हैं, प्लीज़ मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दो, जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों को सेव करना चाहता हूँ। लेकिन एरिस इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन दोस्तों वो तो जोश के सामने हार जाती है। लेकिन जोश आधी रात में ही घर से बाहर भाग जाता है। और जैसे ही अगली सुबह होती है और फ्रांसिस देखता है कि जोश वहाँ पर नहीं है। जोश गया तो गया कहाँ पर, और मेन गेट भी खुला हुआ है।
और इससे वो समझ जाता है कि जोश इस घर से भाग गया है, जिस वजह से फ्रांसिस गुस्से में आकर और एक हथौड़ा उठाकर उस सिपाही के सिर पर मारता है, जिस वजह से उस बेचारे की जान ले लेता है। और वो इसके बाद एरिस को भी मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और जब इसके बाद एरिस की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाती है, जहाँ पर लुक भी मौजूद था, जिसकी वजह से उन दोनों को उस बेसमेंट में ही कैद कर दिया था। और दोस्तों ऐसा लगता है कि यह फ्रांसिस बिल्कुल पूरी तरीके से पागल हो चुका है। तभी इसके थोड़ी देर बाद उसे एक कुत्ता दिखाई देता है, जो कि उसने उसके हाथ पर काटा था। और वो उस कुत्ते को काट कर और उसी का मांस पका कर एरिस और लुक के पास ले आता है और उनसे कहता है चलो डिनर करेंगे। और जब एरिस खाने के लिए मना करती है और फ्रांसिस उस प्लेट को फेंक देता है जिसमें एक चाकू छुपा हुआ था, लेकिन एरिस उस चाकू को छुपाने की कोशिश करती है और सोचते हैं कि फ्रांसिस यहाँ से कब जाए और मैं इस चाकू को कब उठाऊं। लेकिन क्या करें, एरिस की तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन फ्रांसिस उस चाकू को देख लेता है और फ्रांसिस उस चाकू को उठाता है और वहाँ से उस चाकू को ले जाता है और फिर से उन दोनों को वहीं पर कैद कर देता है। और एरिस एक प्लान बनाती है और लुक से बहुत तेज चिल्लाने के लिए कहती है। और जैसे ही लुक बहुत तेज चिल्लाता है तो फ्रांसिस उसकी बात सुनकर उस बेसमेंट के अंदर आ जाता है। और जैसे ही फ्रांसिस उस बेसमेंट के अंदर आता है तो एरिस पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और एरिस अपने बेटे के साथ वहाँ से निकल जाती है और फ्रांसिस को उसी बेसमेंट के अंदर कैद कर देती है। और यह करते हुए फ्रांसिस को उसके पिता की डरावनी आवाज़ें सुनाई आने लगती हैं कि उसके पिता उसे कैसे टॉर्चर करते थे। और जैसे ही एरिस और लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जो कि इन्फेक्टेड हुआ था। जैसे ही डेविड उन दोनों को ऊपर हमला करता तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फ्रांसिस डेविड की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कभी ये मेरे परिवार वालों को भी इन्फेक्टेड ना कर दे। और जैसे ही डेविड उसकी फैमिली को इन्फेक्टेड करता तो वहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है और डेविड को वहीं पर शूट कर उसी जगह पर मार डालता है। तभी फ्रांसिस एरिस से कहता है कि ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर ल्यूको आ जाता है, जो कि उसके हाथ पर डेविड ने काट लिया था, जिस वजह से लुक इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन बेचारा लुक भी अब ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएगा। और यह देखकर फ्रांसिस और एरिस बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब मेरे बेटे का क्या होगा। और एरिस दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे का हाथ उसी जगह से काट देती है जिस जगह से डेविड ने उसे काटा था। और एरिस अपने बेटे के हाथ पर पट्टी करती है और पट्टी करते समय कहती है कि जल्दी से जाओ और अपनी बहन को वहाँ से लेकर आओ, हमें ल्यूक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। और जैसे ही फ्रांसिस उस बहन के पास जाता है तो उसके पास जोश दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक गन थी। लेकिन फ्रांसिस को डेविड के खून में सना हुआ देखकर जोश समझता है कि इसने मेरी फैमिली को भी मार डाला, जिस वजह से वो उस पर गोली चला देता है, जिसके कारण जोश उसके पास जाता है और फ्रांसिस जो उसके गाल पर हाथ लगाता है और मैं पहले से ही तुम्हें अपना बेटा मानता था, और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो। और यह सुनकर जो समझ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो फ्रांसिस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कि ये मुझसे अनजाने में हो गया। लेकिन तब तक फ्रांसिस की जान जा चुकी थी और जोश यह देखकर बौखला जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। बेचारा फ्रांसिस, जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए वैन लेने आया था, जो कि जल्दी से जल्दी अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा सके। लेकिन क्या करें, ये तो किस्मत की बात है, जो कि अपने दूसरे बेटे के हाथों खुद मारा गया। लेकिन जोश वहाँ पर आता है, जो कि एरिस वो तो फ्रांसिस के इंतजार में थी। लेकिन एरिस को क्या पता था कि फ्रांसिस इस दुनिया में नहीं रहा, और ना तो अब फ्रांसिस बचा है और ना ही अब डेविड। अब इसके परिवार का ख्याल कौन रख पाएगा। बेचारी एरिस को ही अपने दोनों बेटों को ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि ऐसे टाइम पर जिसकी वजह से हर तरफ वायरस फैला हुआ है। बहुत बुरा हुआ दोस्तों इस परिवार के साथ। और ऐसे ही इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस मूवी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।